हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने जेई 2024 की तैयारी करने को तैयार हैं, बढ़िया से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का आपका ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज के इस सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ लाइन से जो मैं आपके लिए कहना चाहता हूं। अभी तो जिंदगी में कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी में कई जीत बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहां से चले नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बेटा इस बहुत ही बेहतरीन से सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या केमिस्ट्री में अगर मैं अच्छे से मेहनत करूं तो क्या मैं 100% स्कोर लेकर आ सकता हूं, 100% मार्क्स लेकर आए जा सकते हैं। तो क्या प्लानिंग है, किस तरीके से मैं पढ़ाई करूं जिससे कि मेरा 100% आ सके। क्लियर है? ओके। तो जब भी कोई बच्चा स्टार्टिंग में स्टडी करता है, शुरुआत में स्टडी करता है, तो वो पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ने लगता है। उसके लिए सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। टीचर भी यही बोलते हैं कि आपको अभी किसी भी चीज को लेकर के अभी सेलेक्टिव नहीं होना है, अभी आपको क्या करना है, पूरे की पूरी चीजें क्लियर करते जानी है, आगे बढ़ते जानी है। क्योंकि स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में हम कोशिश करते हैं कि हर एक चैप्टर को बढ़िया से क्लियर करें। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, कहीं ना कहीं अगर आप सीरियसली पढ़ाई नहीं करते हो तो फिर आपको लगता है कि यार ये सारे चैप्टर छोड़ करके अपन कुछ गिने चुने चैप्टर कर लेते हैं ताकि अपना काम हो जाए। यार ये जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है ना, फिर हम हाई वेटेज वाली वीडियोस देखने लगते हैं। अरे यार कौन कौन से चैप्टर ज्यादा हाई वेटेज वाले, उन पर जाने लगते हैं। फिर कुछ टाइम और निकल जाता है और फिर बच्चे को याद आता है कि यार अब तो कुछ भी हो जाए, बस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ना तो मैंने पूरे चैप्टर पढ़े हैं, ना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट देखा है, बस अब तो क्वेश्चन से क्वेश्चंस मैं लगा रहा हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहा हूं, या ये इस तरीके से हम जाते हैं। और फिर अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हम भगवान का नाम लेकर के एग्जाम में जाते हैं। तो ये कुछ प्लान है जो कि आप फॉलो करते हैं। तो यहां पर वही प्लान मैंने आपको बताए हुए हैं कि यार कोई बच्चा स्टार्टिंग में आता है, सबसे पहले तो कोशिश करता है कि यार वो सारे चैप्टर कवर करना चाहूंगा मैं। फिर उसके बाद एग्जाम के लिए चलो यार अब तो बहुत टाइम हो गया, सारे चैप्टर तो हो नहीं पा रहे, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लेते हैं। फिर अब वो भी नहीं हो पाए तो फिर उसके बाद चलो यार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर ले। और जब कुछ नहीं होता है तो फिर हम तो यही बोलते हैं ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ है तो चिंता की फिर कोई जरूरत नहीं। तो फिर आप यही करोगे, हाँ या ना। तो यार आपको अच्छे से प्लानिंग करनी है, शुरुआत से बढ़िया से प्लानिंग करनी है ताकि आपको ऐसी कोई भी दुविधा ना हो। ओके, स्टार्टिंग से ही आप चीजों को इस तरीके से लेकर के चलें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, अगर मैं बात करूं, अभी अपना चल रहा है जुलाई एंड ही हो चुका है, ठीक है। कुछ दिन बाद अगस्त आ जाएगा। तो आपको क्या प्लानिंग करनी है, क्या क्या चीजें संवारनी है, क्योंकि अब बच्चों हमारे पास मुश्किल से 5 महीने बचे हुए जेई की तैयारी के लिए। तो उस जेई की तैयारी को 5 महीने में कैसे अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, आइए चलिए उन पर बात करें। तो अपना पहला टारगेट है कि यार मुझे जनवरी वाले 2024 के अंदर मुझे क्या करना है, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट बढ़िया से क्लियर करना है। तो मैं जनवरी 2024 आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उसको हिसाब से ध्यान में रखते हुए यहां पर आपके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया टिप्स लेकर आया हूं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होंगे। क्लियर है? काफी ज्यादा फायदेमंद होंगे। ये वाली वीडियो बेटा सारे जो 12th के बच्चे उनके लिए भी है और जो ड्रॉपर्स है दोनों के लिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th के साथ जेई की तैयारी कर रहे हैं और कुछ स्पेशली जो ड्रॉपर्स है वो सिर्फ जेई की तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं, उनको कुछ और करना नहीं है अभी। हाँ, तो यार सबसे पहले तो अभी आपको कोशिश करनी चाहिए सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने की। अभी आपको यह नहीं सोचना है कि यार मैं तो ये कुछ चैप्टर इस तरीके से कर लूं, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, ठीक है। ऑल चैप्टर्स पर आप जाएं, सारे चैप्टर्स को आप कवर करें। ओके, और जो 12th वाले या ड्रॉपर है, कम से कम 12th के चैप्टर तो पूरे करके जाने, उनमें कोई मक्कारी नहीं करनी है। यहां पर आपको 12th तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। अच्छे से 12th के टॉपिक्स क्लियर कर लो। ओके, और जरा देखो ध्यान से, इससे भी बढ़िया मैं आपको एक और सजेशन देता हूं कि आप जितने भी जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ो, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, न्यू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी।
के हिसाब से कवर कर लो। जो जो चैप्टर नई एनसीईआरटी में दे रखे हैं उसको फॉलो कर लो। ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर हटाए गए उनको नहीं पढ़ना। जेई ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, जेई ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि जो एनसीईआरटी ने हटाए हम उन चैप्टर से नहीं पूछेंगे। क्लियर है? ओके, तो आपको क्या करना है, एज पर न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से पूरे चैप्टर कवर कर लेने। अगर आप न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आगे बढ़ते हो तो आपको सॉलिड स्टेट, इसको आप बाद में पढ़ लो। इसके बाद कक्षा 12वीं का सॉलिड स्टेट हो जाएगा, पृष्ठ रसायन हो जाएगा, धातु कर्म हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा, फिर इधर से बहुलक हो गया, दैनिक जीवन में रसायन हो गया। ये चैप्टर तुम्हारे हट जाएंगे। 11th की बात करूं तो उसमें गैसों की अवस्था वाला चैप्टर हट जाएगा तुम्हारे पास। उसके बाद हाइड्रोजन हट जाएगा, एस ब्लॉक हट जाएगा, पी ब्लॉक हट जाएगा, पर्यावरणीय रसायन हट जाएगा। तो तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी हट चुके हैं, है ना? तो आप उनको बाद में ध्यान दो। और उन चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे बेटा, जैसे अभी नीट में भी एक सर्कुलेशन जारी हुआ था, सर्कुलेट जारी किया था एनटीए वालों ने कि यार हम ऐसा नहीं है कि जो हटाए गए एनसीईआरटी वाले पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन वो पार्ट वो देंगे सेक्शन बी में, जिसमें से आपको, जैसे जेई की मैं बात करूं, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आते हैं। तो 10 में से कोई 5 करने होंगे। तो वहां पर नीट के अंदर क्या बोला उन्होंने कि हम सेक्शन बी में क्वेश्चंस डालेंगे उन चैप्टर्स के जो एनसीईआरटी ने हटा दिया है। तो आपके साथ भी वैसा ही हो सकता है, क्योंकि पेपर तो बनाएगा एनटीए ही, हाँ है ना, जेई का या नीट का। नीट के लिए फिर भी एक अलग से एजेंसी कंडक्ट करेगी इस बार पेपर, लेकिन एनटीए का ही नोटिफिकेशन है तो वो आप पे भी लागू हो जाएगा। तो यार थोड़ा सा ध्यान रखें, आप न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने सारे चैप्टर्स कवर करते हुए चले। ठीक है? ओके, अब हर एक चैप्टर के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ईमानदारी रखनी है। जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो बेटा, 1 साल पूरी ईमानदारी से निकालना है। और जो 12th वाले बच्चे, भैया तुम्हें तो खास करके अगर तुम्हारे 12th में 75% नहीं बनी ना, तो तुम फिर जेई का एग्जाम नहीं दे पाओगे। फिर तुम्हारा आईआईटी एनआईटी में जाने का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा, या तो फिर वापस से रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरोगे या फिर दोबारा से आप 12th दोगे, वो वाला सीन हो जाएगा। तो नोट्स प्रॉपर बनाने। दूसरी बात, आप जो भी नोट्स बना रहे हो, जिस भी चैप्टर के बना रहे हो, तो आप सिर्फ नोट्स बनाने से ही सेलेक्ट नहीं हो सकते, इस बात का भी ध्यान रखें। हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार ना फोटोज भेजते हैं, सर देखो इस चैप्टर के नोट्स मैंने ऐसे बनाए, सर देखो इतने बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाए, सर आपको नोट्स कैसे लगे? मैं कि यार बहुत अच्छे, आपने नोट्स बहुत बढ़िया है, शॉर्ट नोट्स भी उसमें बनाए, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो बस नोट्स ही बनाने में रह जाते हैं। क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम को हमें क्रैक करना है तो उससे हमें अगर क्रैक करना है तो उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस को तो लगाना पड़ेगा ना यार। तो क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं कर सकते हो। जिस चैप्टर के आपने नोट्स बनाए उस चैप्टर के कम से कम आपको 100 क्वेश्चंस तो लगाने ही चाहिए। ठीक है? डेली के डेली, जैसे ही कोई भी चैप्टर है कम से कम 7-8 लेक्चर का चलता है, तो हर एक लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सके उतने आपको लगाने चाहिए। ओके, अगर मैं बात करूं जैसे कि हमारे यहां पर, तो यहां पे डाउट नेट ऐप पर क्या होता है बेटा कि जो भी आप कोर्स ले रहे हो जेई का, उसमें क्या होता है, जो भी लेक्चर आ रहा है जिस भी चैप्टर का, उससे रिलेटेड 10-11 क्वेश्चंस आपके एज अ होमवर्क आते हैं, तो उनको डेली की डेली लगाओ और साथ में आप पीवाईक्यूज लगा लो। और आपको क्या करना है, हम क्या करते हैं कई बार हम ना वही क्वेश्चंस लगाते हैं जो हमें आते हैं, और जो नहीं आते उनको छोड़ देते हैं। भाई उन क्वेश्चंस में ही आपका सिलेक्शन छुपा हुआ है। हकीकत ये है, जो हमें आ रहा है इसका मतलब वो तो आसान है, जो नहीं आ रहा है वो टफ है, वही हमारा सिलेक्शन लाके देगा हमें। क्योंकि अभी जो चल रहा है ना, इनिशियल अभी चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो अभी आप इन चीजों पे बढ़िया से ध्यान दे सकते हो। अभी आपके पास चीजों में ध्यान देने के लिए समय, लास्ट में समय नहीं मिलेगा बेटा, तो आप इन चीजों पर प्रॉपर ध्यान दें। अगली बात, टेस्ट। टेस्ट से कभी गद्दारी मत करो, टेस्ट से कभी गद्दारी मत करो। हर बार आपको टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां पे भी जाके टेस्ट ही देने वाले हो। अगर आप पहले टेस्ट दे लोगे तो क्या हो जाएगा, आप उस माहौल में ढल जाओगे। क्यों ये टेस्ट वाला एग्जाम वाला सिस्टम बनाया गया? भाई डायरेक्ट फाइनल एग्जाम ही ले लेते। स्कूलों में भी जब तुम जाते हो तो क्लास टेस्ट होता था हर हफ्ते में, फिर क्लास टेस्ट, फिर मंथली टेस्ट, ईयरली टेस्ट, ऐसे अलग अलग टेस्ट चलते रहते थे, PT1 PT2। तो यार वो टेस्ट क्यों करवाते हैं? क्योंकि तुम फाइनल एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर सको। धीरे धीरे जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, चैप्टर्स
पूरा सिलेबस छोटे छोटे चैप्टर्स में कन्वर्ट है, तो उन चैप्टर्स को बढ़िया से तुम प्रिपेयर कर लो। तो टेस्ट आपको अच्छे से देने हैं। और जैसे कि मान लो टेस्ट में आपके कम नंबर आए, 300 नंबर का पेपर है, 300 नंबर में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं? किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं, किसी के 120, किसी के 150, किसी के 170 आ रहे हैं, हो सकता है, या किसी के इससे भी कम आ रहे हैं, या किसी के इससे भी ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, टेस्ट में आप क्या करते हो, कुछ क्वेश्चंस तो आप राइट करते हो और कुछ क्वेश्चंस आप रॉन्ग करते हो और कुछ क्वेश्चंस आप स्किप करते हो। यही होता है, 3 ही सीन होते हैं, या तो हम राइट करेंगे या रॉन्ग करेंगे या छोड़ेंगे, इसके अलावा चौथा ऑप्शन तो नहीं है ना। जो राइट है इसका मतलब ये तो आपको आता ही है, जो रॉन्ग है ये आपको नहीं आते, और जो छोड़े हैं आपको ये नहीं आता, ये नहीं आता आपको, ये नहीं आता। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा ये टॉपिक वीक है, मुझे इन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि मेरा सिलेक्शन इसी में छुपा हुआ है। हाँ या ना? हम हर बार टेस्ट दे रहे हैं, हमने अच्छा किया, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन मुझसे ये क्यों नहीं हुआ? और मान लो एग्जाम में ये आ जाएगा तो, ये आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस आ गया तो फिर क्या होगा? तो आपको इस वाले पार्ट पर मेहनत करनी है कि जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए उनको दोबारा से सोल्व करो, उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन को समझो, रटो मत, उसको समझो और फिर खुद बिना देखे करने की कोशिश करो। ओके, जो स्किप हो गए उनको सोल्व करो, सॉल्यूशंस ढूंढो उनके। आप डाउट नेट ऐप पर कोई भी क्वेश्चन सर्च कर लो, स्कैन कर लो, या तो वही क्वेश्चन दिख जाएगा या उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वहां से थोड़ा आइडिया ले लोगे। तो यह चीजें आपको करनी है, इनमें आपका सिलेक्शन छुपा हुआ है, इसमें नहीं। ये तो आप कर ही रहे हो, ये तो बाकी भी कर लेंगे। ओके, इसीलिए 2% लोग सक्सेसफुल होते हैं, 98 असक्सेसफुल, मतलब अनसक्सेसफुल होते हैं। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि वो चीजें करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते। ये तो आप करते ही हो, सब करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन अगर हम इन चीजों पे ध्यान देने लग जाएंगे तो शायद हमारे सिलेक्शन के चांस ज्यादा होंगे। रसगुल्लो, क्लियर हो गया? तो वहीं से आपकी 100% आएगी। अब टेस्ट दे लिया, एनालिसिस कर लिया, यही चीजें हमें पूरे साल भर करते जानी। अब लास्ट के महीनों में देखो, जैसे ही आपके क्या आएगा, दिसंबर आएगा ना, दिसंबर आएगा तो उस टाइम पर क्या करना, हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स या तो अभी से बना लो, या फिर लास्ट में क्या करना कि जैसे आप रिवीजन करोगे उस टाइम पर, तो कोई चैप्टर जैसे कि आपने पढ़ा, विलियन वाला चैप्टर पढ़ा, बड़ा चैप्टर है, मतलब जनरली 7-8 लेक्चर लगते ही लगते हैं। अब अगर आप उस 7-8 लेक्चर के नोट्स पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो आप जब रिवीजन करो ना, उसको क्या कर लो, छोटे फॉर्मेट में कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो उसके। ओके, फिर क्या कर लो, आप उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स मैक्स टू मैक्स 3 to 4 पेजेस में आप कवर कर लो। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपकी लिखी होनी चाहिए, फॉर्मूले वगैरह लिखे होने चाहिए, वहां से रिवाइज करो, बढ़िया से लिख लिख करके फॉर्मूलों को याद कर लो। सर हमें पता ही नहीं चलता कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो साथ में ये भी लिखो कि वो फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है। हाँ है ना? जैसे कि मैंने राउल्स लॉ के फॉर्मूले रिवाइज कर रखे, मैंने याद है, लेकिन वो फॉर्मूला कब लगाना है ये मेरे को पता नहीं, तो भैया काम कैसे चलेगा? फॉर्मूला मेरे को याद है, अब क्या करूं, अचार डालू उसका देखो ना, उसका यूज कहां होता है। ठीक है, ओके, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस से होगा बेटा। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस में घुसोगे ना, ये चीजें आपके सामने उतने निखर के आएगी। ओके, तो इन बातों पर ध्यान दें, इन बातों पर ध्यान दें। शॉर्ट नोट्स बनाएं, जरूर बनाएं। ओके, अब आगे आपने ये सारा प्रोग्राम सेट कर लिया, आपने ये सारा प्रोग्राम सेट कर लिया कि यार मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, मैंने थ्योरी भी अच्छे से कवर कर ली, मैं टेस्ट भी बढ़िया से दे रहा हूं, और फिर आपके मार्क्स में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगेगा। बैकलॉग एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इस बैकलॉग को क्लियर कर लें, यही है जो आपका सिलेक्शन नहीं होने देगा। तो बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, हाँ या ना? बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। आप अभी प्रेजेंट टाइम पर आपके बाकी सारे जितने भी काम है ना वो सब छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई कर लो। क्योंकि अगर आपने जेई करने का ठाना है तो उसको पूरी शिद्दत से निभाओ, उसमें जी जान लगा दो, बढ़िया से मेहनत करो।
डेली के डेली कम से कम आपको यार यहां पर कम से कम 8 से 10 घंटे तो देने ही पड़ेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, कम से कम मिनिमम है ये, तभी सिलेक्शन होएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि सफलता क्या मांगती है? मेहनत मांगती है, हार्ड वर्क। जो बढ़िया से हार्ड वर्क करेगा, स्मार्ट वर्क करोगे आप, लेकिन पहले ये तो करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क वही करते हैं जिन्होंने हार्ड वर्क किया हुआ है, अब उसमें से कुछ स्मार्ट निकाल सकते हो। यार मैंने पहले मतलब कोई चीज आप पढ़ो ढंग से अच्छे से, है ना। हर एक चीज का मतलब शॉर्टकट नहीं होता, आपको करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। तो आपके पास, और वैसे ही जेई वाले बच्चों के पास तो लिमिटेड ऑप्शन है, मतलब लिमिटेड चांस है। वो जेई का एग्जाम कुछ ही टाइम तक दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि यार बस इससे बाद में एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, और अगर आपका सपना है तो सपने को अभी पूरा करो, हाँ या ना। जब हम कोई काम खुद के लिए करते हैं, जैसे कि हम कहीं ना सेल्फिश नहीं होते हैं, कुछ कामों में सेल्फिश हो जाओ, स्वार्थी बन जाओ। यार मेरे को आईआईटी चाहिए, मेरा दोस्त बोल रहा है वहां घूमने चले, भाई नहीं जाना, मेरे को पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि मेरा ड्रीम ये है। यार चलो शादी में चलते, आज वहां चलते, आज पिकनिक चलते, ले चले मॉल घूमने चले, ठीक है भाई, तुम्हें ये करना है, तुम जाओ घूमो फिरो सब करो, लेकिन इसको तो मत छोड़ो, इस सपने को अपने आप से दूर मत करो। ये वो सपना है बेटा जो आपकी आगे चल करके 60 सालों की नियति लिखेगा। आपके आगे आने वाले साल कैसे होंगे वो ये एग्जाम डिसाइड कर देगा। अगर आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हो, ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, कर लोगे, कुछ कर लोगे आप, अच्छा। लेकिन बेटा आईआईटी में जाने के बाद जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना, आप किसी आईआईटीएन से मिलना, उसका कॉन्फिडेंस और आपके कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का अंतर होगा। ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। क्या कॉन्फिडेंस देता है? कि यार आपने वो एग्जाम क्रैक किया है जो लाखों बच्चे देते हैं, उस लाखों में कुछ बच्चों में आपका नाम आएगा। तो आप कहीं ना कहीं उससे ज्यादा बुद्धिमान हो, वो वैसे डिप्रेस हो जाएगा। जैसे आप बोलोगे ना कि हाँ, वो उसको वैसे ही पता चल जाएगा, अगर आपके बारे में उसने सुना होगा कि अरे यार ये तो आईआईटी में पढ़ा हुआ है, तो वैसे डर जाएगा सामने वाला। मतलब डरेगा, मतलब उसका कॉन्फिडेंस वैसे डाउन हो जाएगा कि यार मैं इससे क्या पूछूं, इससे ज्यादा तो मेरी क्वालिफिकेशन ज्यादा तो इसकी क्वालिफिकेशन है। तो फर्क पड़ता है भाई इस टेक का। ओके, तो आपको ये तो लाना ही लाना है, इस ड्रीम को पूरा करना पड़ेगा। और अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो करते हो, क्लियर करते हो, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगली बात, अगर मैं बात करूं यार केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री भी आती है, इनऑर्गेनिक भी आती है और ऑर्गेनिक भी आती है। तो तीनों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर हमारा टारगेट है 100% स्कोर करने का, तो तीनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी ये अचीव होएगा। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ पार्ट है जो आपको बेसिक आपका क्लियर करेंगे, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट बढ़िया से निपटा लो, ये बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए। ये फिजिक्स के मतलब ये फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में घुस सकता है, इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आ जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये बेसिक चैप्टर से बढ़िया बढ़िया चैप्टर है। और एक डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, इनऑर्गेनिक में तो अब यही बचे हुए चैप्टर, यही चैप्टर से जो बचे हुए जो आपको बढ़िया से क्लियर करने हैं न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है? ऑर्गेनिक में आपको जीओसी वाला लेक्चर बढ़िया से निपटाना है। क्या निपटा लेना है? जीओसी वाला। यहां पर आप मोल कॉन्सेप्ट निपटा लो, यहां पर आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर निपटा लो, केमिकल बॉन्डिंग निपटा लो, ये तो आपको स्पेशली ध्यान देने ही है। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक निपटा लो, और डी एंड एफ ब्लॉक। ओके, ये मोल, और मोल के बाद किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो वाला चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, कुछ चैप्टर्स जिन पे ज्यादा ध्यान देना है, बट पढ़ना सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ दें, स्किप कर दें। ऑर्गेनिक में आपको आईयूपीएसी, पहले तो आईयूपीएसी, बहुत सारों को तो आईयूपीएसी नहीं आता, फिर उसके बाद जीओसी, हाइड्रोकार्बन,
फिर हेलोजन डेरिवेटिव्स वाले टॉपिक, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड वाला पार्ट, ये अच्छे से कर लो। एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, इनसे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा, ये करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, अगर आप ऑर्गेनिक में जीओसी कर लेते हो, समावयवता कर लेते हो, हेलोजन वाला चैप्टर कर लेते हो, नेम रिएक्शंस पढ़ लेते हो, ऑर्गेनिक के अंदर आप एल्डिहाइड वाला चैप्टर लगा लेते हो, कम से कम इनसे 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चंस तो इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक में बात करूं, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कवर कर लोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से कवर कर लोगे, पी ब्लॉक भी थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए। इन 3 चैप्टर्स को भी अगर आप कर लोगे तो 4 से 5 क्वेश्चंस ये तुम्हें देंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मान लो, एक सॉल्यूशन वाला चैप्टर मान लो, मोल कॉन्सेप्ट मान लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाए, या फिर आपके इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर्स हो जाए, थर्मोडायनेमिक्स हो जाए, इनसे आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप अगर इतना पढ़ लोगे ना तो भी आप अच्छे से क्लियर कर दोगे। तो ये आपके पूरा सही होना चाहिए तो सिलेक्शन होएगा बेटा। ओके, और 100 परसेंटाइल के लिए आपको हर एक चीज को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, तभी जा करके केमिस्ट्री में 100 परसेंटाइल स्कोर आएगा। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होगी, बढ़िया से क्लियर हुई होगी बेटा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।